4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय दुबे जी आपका। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को, ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह प्रचारित कर रही है कि सेना ने कुछ नहीं किया, लेकिन सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या किया मैं विषय पे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा कि राफेल गिरे या नहीं गिरे। राफेल विमान के बारे में मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आज कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने जो बयान दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने, शायद मेरे ख्याल से बदनामी भी हो रही होगी इंडियन एयरफोर्स की। जे आप भली भारत में खबरें प्रतिबंधित कर दें, लेकिन दुनिया जो छाप रहा है, टेलीग्राफ में छाप दिया राफेल के बारे में, तो बदनामी तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर ही आती है। कमियां तो कोई बताएगा नहीं एयरफोर्स के, लेकिन एयरफोर्स के चीफ ने ओपन बयान दे दिया कि साहब संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, हथियार ही उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ये जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ का बयान है, ये इस मायने में बड़ा गंभीर है कि आप सेना को आधे अधूरे हथियारों के साथ, आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में झोंक रहे हैं। और क्या कारण है कि अभी तक जो ऑर्डर किए गए वो सप्लाई नहीं किए गए। आप इस दृष्टिकोण से एक तरफ घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप एयरफोर्स को हथियार और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। और ये कोई पत्रकार नहीं कह रहे, ये तो खुद इंडियन एयरफोर्स का चीफ कह रहे हैं। अभय जी, कितना गंभीर है ये बयान? देखिए, भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है। ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम की घटना से पहले भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भारत की वायुसेना के पास 12 स्क्वाड्रन विमानों के कम हैं। वो पहले भी इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, और जिसमें उन्होंने साफ तौर, उसमें भी उन्होंने HAL को अड़े हाथों लिया था। और मुझे याद पड़ता है जब उन्होंने HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अड़े हाथों लिया था, उस वक्त हम लोगों ने 4 PM के मंच पर भी उसकी चर्चा की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो और RSS के जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने वायुसेना अध्यक्ष को खालिस्तानी करार दिया था, क्योंकि वो सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये स्थिति है। उन्होंने उस वक्त भी इस बात को कहा था, और इसी बात को उन्होंने फिर दोबारा कहा है। उन्होंने, समस्या क्या है? समस्या बहुत गंभीर है। वायुसेना के पास न पूरे पायलट हैं। इंडिया टुडे में ये खबर छप चुकी है कि वायुसेना के पास में जितने पायलट होने चाहिए थे उतने पायलट कम, उससे पायलट कम है। पिछले 3 साल में करीबन वायुसेना ने 222 पायलटों की भर्ती की पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत की, उसके लिए तमाम लिखत पढ़त की, लेकिन वो 222 पायलट वायुसेना भर्ती नहीं कर पाई। हर वायुसेना में एक औसत होता है, जितनी सीट्स हैं यानी जितने विमान हैं उसके मुताबिक आपके पायलट्स का औसत क्या है। मतलब एक पायलट कितने विमानों को उड़ाएगा, उसका एक स्वस्थ औसत होता है। भारत की वायुसेना उस स्वस्थ औसत से काफी नीचे आ गई है। उसकी वजह है कि पायलटों की पूरी भर्ती नहीं हुई है। दूसरी समस्या क्या है कि पायलटों को ट्रेन करने के लिए, पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए जो हवाई जहाज होने चाहिए, उन हवाई जहाजों की भी वायुसेना में कमी है। जो हवाई जहाज हैं पुराने हो चुके हैं, और नए हवाई जहाज जो उनको मिलने चाहिए थे HAL के पास से, वो हवाई जहाज भी अभी तक नहीं प्राप्त हुए। जो उन्होंने राफेल खरीदे थे फ्रेंच कंपनी 10 से, उनकी संख्या केवल 36 थी, और एक राफेल जो है वो $288 मिलियन का था। यानी वो बहुत ही महंगा राफेल था। केवल 36 थे। जब 36 राफेल खरीदे गए थे, उसी वक्त ये बात आई थी कि इतने महंगे 36 राफेल से काम नहीं वायुसेना का चलेगा। वायुसेना को नई पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स चाहिए, जिन जेट को देने का वायदा HAL ने किया था, उस वायदे को पूरा नहीं किया। दूसरे, आज वायुसेना अध्यक्ष ने एक और बात कही है कि जब भी हम कोई रक्षा सौदा करते हैं, कोई डिफेंस डील करते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, लेकिन उस डिफेंस डील को हम लोग पूरा नहीं करते समय के ऊपर। हम लोग दस्तखत करने में जितने आगे हैं, उस हिसाब से हम समय पे उसको पूरा नहीं करते। अच्छा, उनकी बात के बहुत ही संगीन मतलब है। और आप ये देखिए कि टीवी वाला जो मीडिया है, इसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर सरकार का शिकंजा कितना जबरदस्त है कि वायुसेना अध्यक्ष के वक्तव्य को शायद ही किसी टीवी चैनल ने चलाया हो। एक दो अडानी का जिस टीवी, विडंबना ये है, जिस टीवी चैनल को अडानी का टीवी चैनल कहा जाता है, NDTV ने,
उन्होंने इसको न केवल चलाया बल्कि उनके वक्तव्य को खोल खोल के अपनी तरफ से काफी उन्होंने बताया कि इतने इतने विमान कम है, इतने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब ये विमान मिलने चाहिए थे, ये अब तक मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, सारा उन्होंने डिटेल में बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे भारत की रक्षा सेनाएं जूझ रही हैं। अभी थल सेना का मामला तो सामने आया ही नहीं है। ये मामला केवल वायुसेना का ही नहीं है, थल सेना का मामला तो सामने आया नहीं। थल सेना का मामला थोड़ा बहुत उस वक्त सामने आया था जब जनरल जीडी बख्शी ने चीख चीख, जो तो चीखने वाला अंदाज है, चीख चीख के उन्होंने टीवी के ऊपर कहा था कि करीब 1,80,000 सिपाहियों की भर्ती हुई नहीं है वायु थल सेना में। उसके बाद अग्निवीर वाला मसला भी इसी दौरान उठा। वो कोविड से इसको जोड़ रहे थे कि कोविड में नहीं हुई थी भर्ती, उसके बाद उस भर्ती की भरपाई नहीं की गई। बहरहाल जो भी हो, मैं नहीं जानता कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना है कि ये सब बातें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी भी फौज के रिटायर्ड हैं, लेकिन वो सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण फौजी अफसर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कमान उनके हाथ में रही है। वायुसेना अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको राष्ट्रीय मंच पे संसद में उठाया जाना चाहिए, विपक्ष को सवाल को उठाना चाहिए। देखिए स्थिति क्या है, जब तक पाकिस्तान के साथ में एक बड़ा फौजी टकराव नहीं हुआ था, उस वक्त तक छवि क्या थी? उस वक्त छवि ये थी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जो रक्षा सेनाएं हैं, अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो वो 2-3 घंटे में ही, हफ्ते और 1 दिन में ही पाकिस्तान को धो देंगी, ध्वस्त कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। अच्छा, जब फौजी टकराव शुरू हुआ, जब भारत ने पहलगाम के हत्याकांड के जवाब में उसका बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक्स की, उसके बाद में उस युद्ध का जो परिणाम है, वो परिणाम, कई खबरें ऐसी आई जिससे युद्ध का परिणाम वैसा नहीं दिखाई पड़ा जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो वायुसेना के डीजी है वो इस बात को नहीं कह पाए कि हमारे विमान भी वापस आ गए और हमारे पायलट भी वापस आ गए। उन्होंने कहा हमारे पायलट सुरक्षित रूप से वापस आ गए। अच्छा, अब सवाल यह है कि सरकार स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रही है। जो युद्ध से संबंधित जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में सरकार की तरफ से एक प्रामाणिक और विश्वसनीय, यानी सरकार जो कहती है वो प्रामाणिक होगा, लेकिन वो विश्वसनीय भी होना चाहिए। केवल इसलिए उसकी बात पे यकीन नहीं किया सकता, सरकार कह रही है, वो विश्वसनीय भी होना चाहिए। प्रामाणिक और विश्वसनीय नैरेटिव सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। उसके लिए जरूरी यह है कि किसी राष्ट्रीय मंच पर, जो कि संसद ही हो सकती है, ये नहीं जो चुनाव वोट पाने के लिए बिहार में और दूसरी जगहों पर रैलियां हो रही हैं, वो उसके लिए मंच नहीं है। वहां पर सरकार को पूरा पक्ष इस युद्ध से संबंधित, इस संघर्ष से संबंधित रखना चाहिए, और साथ में ये भी कहना चाहिए कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये गलत हैं, या पूरी सही नहीं है, सही है तो केवल इतनी सही है, इतनी सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त बहुत सी बातें चल रही हैं। अब जैसे कि एक बात ही चल रही है, मैं आपको बताता हूं। एक चीन की बनाई हुई मिसाइल है, मैं उस मिसाइल का नाम बताता हूं अभी आपको। चीन आप मुझे केवल 1 सेकंड दीजिए। हाँ, बहुत चर्चा का विषय, सोशल मीडिया पे भी ये। अभी मैं आपको बताता हूं। नहीं, वो सोशल मीडिया की बात नहीं है, बहुत ही प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में वो चीज प्रकाशित हुई है। हाँ, तभी चर्चा का विषय भी बनी है कि आखिर ये खेल युद्ध में हुआ तो हुआ क्या। चीन की जो मिसाइल है वो मिसाइल भारत में पड़ी मिली, यानी वो चलाई गई होगी पाकिस्तान की तरफ से, तो वो कहीं गिर गई। उसके बाद में उस मिसाइल को भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। उसके बाद क्लेम यह किया गया कि उस मिसाइल को खोल के उसके सॉफ्टवेयर का पता लगा लेगी भारतीय सेना। तो चीनियों ने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया। चीनियों ने कहा कि जब राफेल विमान आपके पास है, जब आप उसका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड नहीं पता लगा पाए, बार बार आप राफेल कंपनी से, 10 कंपनी से मांग रहे हो, 10 कंपनी आपको सोर्स कोड नहीं दे रही है, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान उनका पुराना क्लाइंट है, पुराना खरीदार है उनका, तो आप उस
मिसाइल को खोल के उसका सॉफ्टवेयर पता लगा लेंगे। आप सोचिए, भारत सरकार, भारतीय वायुसेना दसों कंपनी से पिछले, जब से राफेल विमान लिया है, कम से कम 1 साल से मांग कर रही है कि उसका सोर्स कोड बताएं वो। तो सोर्स कोड बताने से वो वायु उस विमान के संचालन में और उसके इस्तेमाल में वायुसेना को बहुत सुविधा होने वाली थी, लेकिन दसों कंपनी ने आज तक वो सोर्स कोड नहीं दिया। तो जब ये खबर उड़ी कि भारत का एक राफेल विमान पाकिस्तान ने गिरा दिया है शुरुआती दौर में, तो फिर दसों की तरफ से ये कहा गया कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो विमान गिरा है, ये विमान की कमी नहीं है, ये भारत में रखरखाव, भारत में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। भारत में विमानों के, हमारे विमानों के मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, और यहाँ के जो पायलट हैं उनका प्रशिक्षण अच्छी तरह से नहीं हुआ, उनकी ट्रेनिंग बढ़िया नहीं हुई। ये बाकायदा आधिकारिक रूप से दसों कंपनी ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। भारत सरकार ने इसका खंडन कर दिया कि नहीं, आपकी बात गलत है। तो दसों कंपनी ने अपने ऑडिटर्स भारत सरकार से कहा, हम अपने ऑडिटर्स भेजेंगे जो चेक करेंगे कि आप विमानों का मेंटेनेंस ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो ये भी देखेंगे कि आपके पायलट्स योग्य हैं कि नहीं है कि वो इतने जबरदस्त और अत्याधुनिक विमान को उड़ा पाए। भारत सरकार ने उनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया है कि कि आपके ऑडिटर आके ये चेक करेंगे। भारत सरकार ने कहा, अभी किसी ऑडिटर को यहाँ आने की उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वक्त हालत यह है कि दसों कंपनी में, भारतीय वायुसेना में और भारत सरकार के बीच में जबरदस्त तकरार चल रही है, और इस पूरी तकरार को जो अंतर्राष्ट्रीय आयुध कंपनियां हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बहुत दिलचस्पी के साथ देख रही हैं। इन्हें अनिल अंबानी को भेजना चाहिए ना। अनिल अंबानी को बीच में डाला गया था दिवालिया कंपनी को राफेल में, तो कहना चाहिए अनिल अंबानी से, जाओ भैया ले आओ वो सोर्स। अनिल अंबानी को इस वक्त है क्या, इस वक्त देश की 2-3 बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो डिफेंस में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। उसमें एक है रिलायंस। अनिल अंबानी वाला मामला तो फंसा हुआ है, लेकिन रिलायंस भी कंपनी भी डिफेंस के क्षेत्र में उतरी है। अडानी जी भी डिफेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उतरे हैं, और सरकार को काफी उम्मीद है इन दोनों कंपनियों से कि ये जो कमी है डिफेंस में, भारत में आयुध निर्माण की, उस कमी को पूरा करेंगे। कहीं कहीं भारत ने अच्छा काम भी किया, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भारत की बहुत अच्छी मिसाइल है, और उस मिसाइल को भारत सरकार सोचती है कि और दूसरे देश भी अगर हमसे खरीदना चाहें तो हम उन्हें बना के उस मिसाइल को बेच सकते हैं। इस प्रकार के कुछ भारत ने भी चीजें बनाई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये पूरा मामला जो है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है, हवा में लटका हुआ है। अच्छा, अब इसकी विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी क्या है, ये जब तक भारत सरकार नहीं देगी तब तक इसके ऊपर ऐसी हवाबाजी, ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, जिसमें अफवाह ज्यादा होगी और तथ्य कम होंगे। एक बार वो ऐसी जानकारी दे दे, इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विशेषज्ञ कहते हैं हाँ ये भारत सरकार की दी हुई जानकारी सही है, सारी समस्या हल, विपक्ष भी चुप हो जाएगा, सारी चीजें हल हो जाएंगी। पता नहीं वो लोग क्यों जानकारी नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात है। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा उथल पुथल ये भी हो रहा है कि सुना है कि एलन मस्क का और ट्रंप का टाटा बाय हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि कोर्ट में कह दिया गया है, अब तो शपथ पत्र देके कह दिया गया है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अमेरिका ने रुकवाया, ट्रेडिंग के मुद्दे पर उठाया। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मान रहे थे ट्रंप हल्का फुल्का ट्रंप और एलन मस्क का सवाल है, इसके ऊपर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अमेरिका का मुद्दा है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो समीकरण जो था, जिसने ट्रंप की जीत में बहुत बड़ा योगदान किया, वो समीकरण टूट गया है। ये दूसरी बात जो आपने कही है वो भारत से संबंधित मुद्दा है। घटना अमेरिका में हुई है, लेकिन मुद्दा भारत से संबंधित है। एक इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित एक इंटरनेशनल कोर्ट है, अदालत है, उसमें टैरिफ के सवाल पर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री को एक हलफनामा देना था। उस हलफनामे में उन्होंने ये दावा किया है कि टैरिफ का सवाल इतना महत्वपूर्ण है, वो ट्रंप की टैरिफ नीति के समर्थन में हलफनामा देना था उन्हें। उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण है कि हमने टैरिफ का सवाल उठा के भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवा दिया।
तो ये वही बात है जो ट्रंप ने पहले कही थी। जब ट्रंप ने ये बात पहले कही थी और भारत में इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप का और अमेरिका का नाम लिए बिना ये कहा कि अमेरिका से बातचीत हुई थी हमारी युद्ध विराम से पहले, लेकिन उसमें ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब उसी बात का खंडन कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में एफिडेविट देके ये बात कही। इसका मतलब है कि अब आधिकारिक रूप से अमेरिका उस बात को कभी वापस नहीं लेगा, और अगर वो वापस नहीं लेगा तो वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, ग्लोबल मंचों पर लगातार इस बात को वो लोग बार बार कहते रहेंगे। अभी तक ट्रंप इस बात को कहते थे, अब अमेरिका का हर बड़ा मंत्री और हर कोई प्रवक्ता ये बात कहेगा, और बार बार भारत सरकार की आधिकारिक वक्तव्य है उसका खंडन होगा इसमें। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो भारत के लिए काफी शर्मिंदगी और परेशानी वाली बन गई है। अब ये कैसे इससे निपटेंगे, ये समझ से बाहर है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी कुछ दिन पहले तक तो वहां पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री गए हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, और उनके आने के बाद मेरे ख्याल से अब तक वहां पर भारत के जो डिप्टी एनएसए हैं वो रवाना हो गए होंगे या पहुंच गए होंगे अब तक अमेरिका। वो भी इसी तरह की सब बातें कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि इन लोगों की तमाम कोशिशें ठंडन गोपाल साबित हुई। अमेरिकनों ने कोई लिफ्ट नहीं दी, और उन्होंने वही बात कह दी जिसका आधिकारिक रूप से भारत के विदेश मंत्रालय ने खंडन किया था। तो ये तो बड़ा ये मसला और भी ज्यादा इस बात की मांग करता है कि सरकार एक संसद का विशेष सत्र बुलाए और उसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ठीक प्रामाणिक, विस्तृत और विश्वसनीय वक्तव्य दे, जिससे सारे संदेह दूर हो जाएं, सब बातें खत्म हो जाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हम कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाओ तो बुला नहीं रहे हैं। अब सुना है कि आपातकाल के विषय पर एक विशेष सत्र बुला रहे हैं जिससे बातों को गोलमोल कर दिया जाए, टाल दिया जाए। इस मुद्दे में वो कांग्रेस विरोधी बातें करेंगे, इन्होंने आपातकाल लगाया था। इस बात से तो जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो विवाद है वो तो खत्म नहीं होंगे इससे। अब उसमें होगा ये कि जब ये आपातकाल लगाएंगे, आप ये सब बातें बोलेंगे, तो कांग्रेस ये सब सवाल उठाएगी, विपक्ष ये सब सवाल उठाएगा, तो पूरे सत्र में एक जद्दोजहद होती रहेगी, वॉकआउट होते रहेंगे और कुछ होगा नहीं उसके अंदर। नेता ये कहना हमने घुसकर मारा, ये बहुत हो चुका। मैंने कल भी कहा था कि ये कहने से अब लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक बात है। लोगों के दिमाग में सवाल है, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, वो नेता प्रतिपक्ष को तो बहुत राइट होते हैं ना। राहुल गांधी अगर चाहें तो वो जवाब मांग सकते हैं, मतलब उनको तो दखल देने का पूरा अधिकार है। अगर हाउस में वो मांगेंगे, जैसे उन्होंने पहले सवाल का किया था कि क्या भारत के जहाजों को असर पड़ा, तो सरकार को अंततः जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। कब तक वो इस बात से सीधा सा जवाब होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या भारत का कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा। अगर ऐसी कोई बातचीत होगी तो या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। चीजें सामने आएंगी तो बहुत और जवाब तो देना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए संसद सत्र बुलाना नहीं चाहते, इसीलिए शायद हाउस को बुलाएंगे ही नहीं। और जब इस सवाल के ऊपर सत्र बुलाया जाएगा कि देश में इमरजेंसी लगी थी, तो कह देंगे वो ओम बिरला साहब ही नहीं सवाल पूछने देंगे। वो कहेंगे ये तो इस सत्र में तो केवल इमरजेंसी संबंधित ही सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक बात है। दूसरा एक और अभय जी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि मेरे को भी मन लगता है कि कभी नेताओं की निजी जिंदगी पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं और सिंदूर का जिक्र आया, तो अब उनकी निजी जिंदगी पे चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी। सोशल मीडिया पे ट्विटर वाले लोग कर रहे हैं तो मैं मान भी लूंगा, चलो भाई ये लोग कर देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा। मेरे ख्याल से शायद ममता जी पहली नेता है, जिस तरह बड़ी नेता हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में, जिन्होंने इस तरह व्यक्तिगत हमला बोला है। जबकि रिश्ते ममता जी के मोदी के अच्छे रहे हैं, वो उनको शॉल भिजवाते हैं, उनको आम भिजवाते हैं। लेकिन आज ममता जी कहती है मेरे बड़े भाई समान है, लेकिन उनको आज ममता जी को अपनी भाभी याद आ गई। उन्होंने कहा कि भैया मोदी जी सिंदूर पहले अपने घर पे तो भिजवा दें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि निजी मामला है प्रधानमंत्री का कि वो अपनी पत्नी को साथ रखें ना रखें। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, तो ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से
चर्चा हो रही तब उन्होंने शादी का कॉलम शायद खाली छोड़ा था, और जब लोकसभा चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने शादीशुदा लिखा था। लेकिन क्या दो सवाल है, क्या प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी पे इस तरह की टिप्पणी एक मुख्यमंत्री द्वारा करना उचित है, पहला सवाल। और जब सिंदूर की बात आ रही है, प्रधानमंत्री की निजी जिक्र का चर्चा होगी, क्योंकि दो बड़े नेता, योगी जी का सिंदूर से मतलब नहीं है, उन्होंने शादी करी नहीं है। मोदी जी शादीशुदा होते कि भी अलग है, पत्नी से सालों से अलग है, हालांकि तलाक उन्होंने नहीं दिया। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों के 3 तलाक की जिक्र है, लेकिन पत्नी को इस तरह छोड़ देना ये भी उचित नहीं है, आपको तलाक दे देना चाहिए। तो ये मेरे 2 सवाल की क्या इस तरह निजी हमला उचित है, नंबर 1 बात। एक तो बात योगी जी वाली बात है, तो इसमें मैंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के 2 समर्थकों में बातचीत हो रही थी आपस में, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो मुझसे बहस कर रहे थे और काफी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, हर बात में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, योगी जी की भी तारीफ कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझसे बातचीत होना बंद हो गई, फिर वो आपस में बातचीत करने लगे, तो मैं भी सुन रहा था उनकी बातचीत। तो उस आपस की बातचीत में तर्क ये था कि योगी जी मोदी जी से श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने दूसरे ने कहा क्यों श्रेष्ठ हैं? कि देखिए मोदी जी तो शादी कर चुके हैं, भले ही उनकी पत्नी से ताल्लुक ना हो, लेकिन योगी जी ने तो शादी नहीं की। तो जिसने शादी नहीं की वो उस आदमी से श्रेष्ठ है जो शादी कर चुका है, वो ज्यादा बड़ा त्यागी है, वो राष्ट्र की ज्यादा बेहतर सेवा कर पाएगा। ये सब उन दो समर्थकों का तर्क था। खैर इस बात को छोड़ दीजिए एक बार। मेरा मानना है कि इस तरह की तो कोई मोदी और योगी के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो रही है। प्रतियोगिता होगी भी तो नागपुर में बुलाएंगे सरसंघचालक, दोनों को आमने सामने बैठाएंगे और फिर उन दोनों के बीच में वाक युद्ध करवाएंगे, तब वो तय करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हीं को जारी रखा जाए या इनको हटा के इनको बना दिया जाए। ये मुझे नहीं पता है कैसे होगा सब ये काम, मैं तो केवल अंदाजा लगा सकता हूं। जहां तक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री ने स्वयं दूसरों के व्यक्तिगत जीवन का सम्मान नहीं किया है। आपको याद होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली टिप्पणी। क्या वो किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं था? क्या किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप नहीं था? वो प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो कहते हैं। अब प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल है, क्या वो उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है? वो उठाया जाना चाहिए कि नहीं उठाया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री अपनी मां से जब मिलने जाते थे तो वो उनका व्यक्तिगत जीवन था। एक बेटा अपनी मां से मिलने जा रहा है, उसको पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसारण क्यों होता था? प्रधानमंत्री उससे अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते थे। यानी वो जब चाहेंगे तो अपने व्यक्तिगत जीवन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करेंगे, वो जब चाहेंगे तो दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करके अपना राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर टिप्पणी होगी तो कहा जाएगा प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चलता नहीं है। एक दिन ऐसा भी आता है फिर आपको भी उसी तरीके से घेरा जाता है जिस तरीके से आप दूसरों को घेर रहे थे। तो जहां तक सिंदूर देने का सवाल है, देखिए ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी भारत की महिलाओं, भारत के परिवारों में सिंदूर जाके भेंट करेगी और उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी, उस डिबिया के ऊपर, सिंदूर की डिबिया के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने के लिए जा रहा है। कैसे स्कैंडल? कैसे? कल हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं बंधुवर। ये सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर कोई पार्टी अपने वोटर महिलाओं को नहीं भेंट कर सकती। सिंदूर जो है वो सिंदूर देने का काम पति का होता है। ठीक बात है। इन सब बातों से बीजेपी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि इतना ज्यादा मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे लोग वीडियो कर रहे हैं कि मेरे घर में घुस के दिखाओ, मैं डंडे मारूंगा, कोई मेरी पत्नी को सिंदूर कैसे दे सकता है। तो मतलब बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया पे। मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी का पहला ये कोई मूवमेंट है, पहला कोई फैसला है जिसका इस हद तक विरोध हो रहा है। ये दांव, आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है अभय जी? देखिए ये दांव तो उल्टा पड़ेगा ही, क्योंकि ये जिसने भी ये पूरी रणनीति बनाई है उसने, मुझे लगता है कि काफी मूर्खता का परिचय दिया है, बिना सोचे समझे रणनीति बनाई है। और जिसने उसकी बनाई हुई रणनीति को मान के उसे लागू करने का हुक्म दिया है, वो भी चक्कर में फंसेगा इस मामले में, क्योंकि ये ठीक नहीं है बिल्कुल। ये बहुत ही भद्दा लग रहा है सुनने में।
कि किसी घर में महिला को जाके सिंदूर भेंट किया जाए उस व्यक्ति के जरिए जो उसका पति नहीं है। सही बात है। आप सोचिए कि क्या लगेगा कि अब वो धाकड़ साहब जाएं और किसी महिला को सिंदूर दें, जो हाईवे किंग है, जिनके नाम से सोशल मीडिया पे हाईवे किंग लग गया है, वो दें, या बलिया के वो नेताजी जो एक नर्तकी को गोद में बैठाए हुए हैं, वो किसी को सिंदूर दें। इस तरह के लाइन लगाए हुए नेता हैं बीजेपी के अंदर, वो किसी को दें, मतलब नित्यानंद से लेकर चिन्मयानंद तक सब नाम, बड़े बड़े नाम, ये किसी को सिंदूर दे, उसको कैसा लगेगा? गजब गजब सीन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने इतना बढ़िया समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, बहुत सामयिक थी, समय के आधार पर थी। बताइएगा कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।